हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने सोशल मीडिया को देख रहे हो, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं और ये सब चीजें जो आमतौर पे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भले ही आप अंग्रेजी म्यूजिक सुनते हो या फिर आप मेरी तरह के व्यक्ति हो जैसे अंग्रेजी म्यूजिक की कोई समझ नहीं है, आप लोगों ने कोल्ड प्ले का नाम तो जरूर सुन लिया होगा। ऐसा तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कोल्ड प्ले नाम के जो बैंड है, नाम का ये जो बैंड है, इसके होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में ना सुना हो। ऐसा तो शायद ही कोई व्यक्ति अब होगा। कोल्ड प्ले नाम का ये जो बैंड है, ये अपना जो इनका बड़ा ही मशहूर कॉन्सर्ट होता है जिसका नाम है म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स, ये वाला कॉन्सर्ट लेकर भारत में आ रहा है, मुंबई में भी आ रहा है। और इसके टिकटों को लेकर बेटा जिस तरह का विवाद हो गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अगर आप इंस्टाग्राम पर या कहीं पर जाकर देखेंगे तो तकरीबन हर कोई, यहां तक कि अच्छे खासे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ये पोस्ट लगा रहे हैं कि भाई हमको टिकट नहीं मिला और हमारा टिकट का वेटिंग नंबर जो है 5 लाख है, 6 लाख है, 4 लाख है। इस तरह के पोस्ट लगाए जा रहे हैं। तो यह पूरा मामला क्या है और यह टिकटों की जो समस्या है, इससे कैसे निजात पाया जाए, एक बार इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो हमारा जो आखिरी प्रतिज्ञा प्लस बैच है 2025 के लिए, वो शुरू होने वाला है 30 तारीख से। एजे लाइव कोड लगा के आप उससे 21,499 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। यह बात आप याद रखिए यह आखिरी बैच है 2025 के लिए। इसके बाद जो है आपके लिए यहां पर केवल क्रैश कोर्स आएंगे। तो भाई समय बहुत कम बचा है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। एजे लाइव कोड लगाइए, 21,500 में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। 2026 या 27 का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, आप इससे जुड़ने का निर्णय ले सकते हैं। यह कल से शुरू हो रहा है 27 तारीख से। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे भी मात्र 30,999 में जुड़ सकते हैं। याद रखिए इसमें आपको पहले बार शुरुआत में क्या होता है, आपको बेसिक पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जो है आपको एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस मुद्दे पर कि भाई ये मामला क्या है। तो पहले तो समझते हैं कोल्ड प्ले है क्या। यार ये कोल्ड प्ले जो है, कोल्ड प्ले एक ब्रिटिश रॉक बैंड है, एक ब्रिटिश रॉक बैंड है और अब का नहीं है, बड़ा पुराना है। 1997 में इस बैंड की स्थापना की गई। भाई आप देखिए 1997 मतलब करीब 27 साल पुराना बैंड है। और आजकल के जो युवा हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, युवा तो नहीं कहना चाहिए मुझे अपने आप को, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं वो ये कहते हैं, जिनको जो भी बचपन में अंग्रेजी गाने सुनते थे, वो आमतौर पे ये कहते हैं कि भाई कोल्ड प्ले के गाने हम लोगों ने बचपन में सुने हैं, वो गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो आप में से भी शायद कुछ लोग होंगे जिनका रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, तो उनको भी शायद इसकी जानकारी होगी। 5 प्रमुख लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। क्रिस मार्टिन इसके लीड है, क्रिस मार्टिन, ठीक है। और इसके अलावा जॉनी बकलैंड। याद रखिएगा कोल्ड प्ले न्यूज में रहा है इस साल, तो ये इस तरह की चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं। जो चीज न्यूज में रही है, कोल्ड प्ले बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है तो उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गाय बैरीमैन, ठीक है। इसके अलावा विल चैंपियन और फिल हार्वी, विल चैंपियन और फिल हार्वी, ये 5 लोग जो हैं इस बैंड के सदस्य हैं। और कोल्ड प्ले बैंड जो है ये आमतौर पे अपने लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भाई इनके लाइव कॉन्सर्ट्स बड़े शानदार होते हैं, बड़े अमेजिंग होते हैं, बड़ी एनर्जी होती है, बड़ा लोगों को मजा आता है। संगीत प्रेमी जो हैं वो इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो इनका एक इनका कॉन्सर्ट है जिसका नाम है म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स ये दुनिया के सबसे प्रचलित कॉन्सर्ट्स में से एक है। यह कहा जाता है कि यह अकेला कॉन्सर्ट जो है दुनिया भर में घूम घूम के तकरीबन $1 बिलियन के आसपास का व्यापार कर चुका है। यह अकेला कॉन्सर्ट जो है ये $1 बिलियन के आसपास का व्यापार कर चुका है। और अब कोल्ड प्ले आने वाले हैं मुंबई
भारत में मुंबई में प्रदर्शन करने वाले हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम है मुंबई में, जहां पर क्रिकेट तो आप लोगों ने देखा होगा यार। तो डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहां पर आमतौर पर क्रिकेट मैच होते हैं, नवी मुंबई में है, वहां पर यह बैंड जो है परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, डीवाई पाटिल स्टेडियम की करीब 50,000 की सिटिंग कैपेसिटी है और इसके अलावा 10,000 ऑडियंस जो है वो ग्राउंड में खड़े होकर, क्योंकि क्रिकेट मैच की तरह ऐसा नहीं है कि भाई केवल लोग बैठेंगे, स्टेज लगेगा, स्टेज के सामने लोग खड़े भी हो सकते हैं। तो 50,000 प्लस 10,000 इसकी कैपेसिटी मानी जा रही है। तो 60,000 लोग एक बार में एक कॉन्सर्ट अटेंड कर सकते हैं और ये 3 कॉन्सर्ट करने वाला है। कोल्ड प्ले भारत में 3 कॉन्सर्ट करेगा। तो टोटल आप ये मान लीजिए 1,80,000 टिकट जो हैं भारत में इस कॉन्सर्ट के लिए उपलब्ध थे। ठीक है, यहां तक तो सिंपल सी बात है कि भाई इस तरह से कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट होने वाला था, होने वाला है, अभी भी होगा कॉन्सर्ट, और उस कॉन्सर्ट के लिए 1,80,000 टिकट जो है वो उपलब्ध कराए गए। लेकिन बेटा हुआ क्या, इन टिकटों को बुक करने के लिए भारत में जो आमतौर पर बुकिंग सर्विस होती है, बुक माई शो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक कंपनी है भारत में बुक माई शो, जहां से आप टिकट्स बुक कर सकते हो। इस कंपनी के जरिए, इस ऐप के जरिए आप टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन जैसे ही कोल्ड प्ले की बुकिंग के लिए यहां पर यह विंडो ओपन हुई, तो तुरंत ये ऐप जो है क्रैश होने लगी। तुरंत ये ऐप जो है ये क्रैश होने लगी। और अगर आपकी भाई, ज्यादातर लोग जो है वो ऐसे पूरा परिवार एक एक फोन लेकर बैठा हुआ था कि जल्दी जल्दी जिसका हो जाएगा वो टिकट बुक कर लेगा। ऐप क्रैश होने लगी और जिन लोगों के ऐप क्रैश नहीं भी हुई, उन लोगों के भी टिकट जो थे वो सारे के सारे कुछ सेकंड्स में बिक गए। मतलब कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि भाई 12 बजे से टिकट की बिक्री शुरू हुई थी, हम 12:01 पे हम देख रहे थे तो सारे टिकट सोल्ड आउट थे, कुछ सेकंड में सारे टिकट बिक गए। तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ऐसे संगीत प्रेमी हैं जिनको इसका टिकट प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक भी आप कह सकते हो कि ठीक है, चलिए यार, टिकट नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा मांग होगी, मांग और आपूर्ति का नियम है भाई अर्थव्यवस्था में। अगर टिकटों की मांग ज्यादा है और टिकट कम है तो ऐसे ही होगा, कुछ समय में बुक हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रेलवे टिकट बुक करते हुए हम सबने ये फील किया होगा, तत्काल के टिकट बुक करते हुए, कि कुछ मिनटों के अंदर किस तरह से टिकट खत्म हो जाते हैं, खासतौर पर त्योहारों के सीजन में हमने देखा है। प्रॉब्लम यहां नहीं आई, प्रॉब्लम बेटा इसके बाद आई जब यह देखा गया कि इस कॉन्सर्ट के टिकट जो थे वो 3-3.5 हजार से शुरू होकर 35,000 रुपए का एक टिकट तक के इसमें टिकट थे। उसके बाद बेटा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वाया गोगो। ये वाया गोगो पर क्या होता है, लोग अपनी वस्तुएं बेचते हैं। तो वाया गोगो पर क्या हो रहा था, जिन लोगों ने कोल्ड प्ले के टिकट खरीद लिए थे वो इन टिकट को बेच रहे थे। जिन लोगों ने टिकट खरीद लिए थे वो इन टिकट्स को बेच रहे थे और यहां पर टिकटों के दाम जो हैं, जो एक्चुअल टिकट के दाम है उससे कई गुना दामों पर यहां बेचे जा रहे थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वाया गोगो पर कोल्ड प्ले के टिकट का दाम 10 लाख रुपए तक लगाया जा रहा था। तो एक तरह से, जिस तरह से हमने देखा है ना कि भारत में सिनेमा के टिकटों का ब्लैक हुआ करता था कि भाई टिकट जितने का है, कोई फिल्म अगर हिट हो गई तो उससे ज्यादा दाम पर टिकट बिकता था, लगभग वैसा ही टिकटों का ब्लैक जो है ये वाया गोगो नाम की ऐप पर चल रहा था। और कोल्ड प्ले के टिकट जो है वो अपनी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा दामों पर यहां पर बेचे जा रहे थे। अब ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी तरह का टिकटों का ब्लैक करना एक अपराध है, ये एक आपराधिक काम है, इसको आप कानूनी तौर पे सही नहीं ठहरा सकते। तो अब सवाल ये आता है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि भारत में लाइव कॉन्सर्ट्स का जो बिजनेस है, जहां पर कोई म्यूजिशियन होता है, कोई भी भाई लाइव कॉन्सर्ट करता है, इस बिजनेस में कोविड के बाद जबरदस्त वृद्धि आई है। मतलब कोविड के बाद ये बिजनेस जो है इसमें जबरदस्त उछाल आया है। कोविड के समय लोग घरों पर रहे, तंग आ गए घर पर रहते रहते, तो कोविड के बाद ये माना गया है कि ये लाइव कॉन्सर्ट्स का बिजनेस जो है 20% प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ा है। और अगर आप केवल पिछले वर्ष का ही देखेंगे तो पिछले वर्ष में ही करीब करीब 8,800 करोड़ रुपए का यह बिजनेस जो है भारत में बनकर उभरा है। और ऐसे कॉन्सर्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि बड़े बड़े मैदानों में होते हैं, जहां पर 5,000 से ज्यादा ऑडियंस आते हैं। ऐसे कॉन्सर्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अगर आप प्योरली एक इकोनॉमिक्स के टीचर की तरह मैं इसको देखूं तो यह बहुत अच्छी बात है। जैसे अमेरिका में एक गायिका है टेलर स्विफ्ट, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा।
तो टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है, क्योंकि जहां पर भी टेलर स्विफ्ट जाती हैं वहां पर लोग दुनिया भर से ट्रैवल करके पहुंचते हैं, होटल्स की बिक्री बढ़ती है, पर्यटन बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी मिलती है। तो भारत में भी ऐसे कॉन्सर्ट हो रहे हैं जहां इतने लोग आ रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं। याद रखिए, जैसे कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट है, जिन लोगों को टिकट मिल रहे हैं वो तो टिकट तो खरीद ही रहे हैं भाई, लोग दूर से आ रहे हैं तो आसपास के होटल भी बुक कर रहे हैं, आसपास के होटल्स ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा लोग पर्यटन करेंगे, लोग फ्लाइट लेके बॉम्बे तक पहुंचेंगे, तो ये सारी चीजें करेंगे, तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आर्थिक तौर पे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, जब इस तरह से टिकटों का ब्लैक होना शुरू हो जाता है तो लोगों के दिमाग में एक संदेह यह भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट जो है आम जनता को बेचने का बस नाटक किया गया था। वास्तविकता में लगभग सारे ही टिकट जो है वो ब्लैक मार्केट को दे दिए गए थे कि भैया इनको महंगे दामों पर ही बेचना। जैसे आरोप वर्ल्ड कप में भी लगे थे। आपको याद होगा जब भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा था तो वर्ल्ड कप के मैचेस के टिकट आसानी से नहीं मिल रहे थे। वहीं कई सारी ऐसी ब्लैक मार्केट की वेबसाइट थी जहां पर आपको ये टिकट बड़ी सरलता से उपलब्ध हो रहे थे। तो इससे क्या हो जाता है, देश के लोगों का इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास कम हो जाता है और जो एक आर्थिक प्रक्रिया चलनी चाहिए वो थोड़ा सा एक तरह से संदेह के घेरे में आ जाती है। तो अब इसका जो है क्या इलाज किया जा सकता है? एक इलाज इसका कहा जाता है कि भाई एक इलाज जो है इसका आप ये कर सकते हैं कि आप हर टिकट को आधार से लिंक कर दें कि भाई जो भी व्यक्ति टिकट ले रहा है आप उसको बारकोड प्रदान करें और उसको आधार से लिंक कर दें, व्यक्ति के आधार से जोड़ दें, ताकि क्या हो कि जिस व्यक्ति ने टिकट खरीदा है वही प्रयोग करे। बात समझ रहे हैं? ब्लैक मार्केटिंग में क्या होगा, जिसने टिकट खरीदा है वो थोड़ा ना प्रयोग करेगा, वो किसी को महंगे दाम पे बेचेगा, तो एंट्री ही ना मिले कि भैया जिसने टिकट खरीदा है वही प्रयोग करे, आप आधार से जोड़ दें। लेकिन इसमें दो तरह की समस्याएं हैं कि यार एक प्राइवेट एजेंसी जो एक कॉन्सर्ट का टिकट बेच रही है उसको आधार का डेटा लेना पड़ेगा, जिसमें एक तो निजता की समस्या है कि भाई लोगों की प्राइवेसी, लोगों का डेटा शेयर होगा, और दूसरा यार कॉन्सर्ट में आप सोचो 60,000 लोग आए होंगे, यार कहां सबका आधार कार्ड चेक होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, लॉजिस्टिकल एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लाखों लोगों का आप आधार कार्ड चेक कर रहे हो कि भाई सही है कि नहीं है, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां आएंगी, तो इसमें लॉजिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसमें एक हाईटेक सॉल्यूशन जो निकल के आता है वो निकल के आता है एनएफटी के द्वारा टिकट प्रदान करना। एनएफटी क्या होता है? ये एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति होती है, ये एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति होती है, ये एक प्रकार का डिजिटल आर्टवर्क है। जैसे मान लीजिए मैंने एक चित्र बना के आपको गिफ्ट किया तो अब वो आपकी संपत्ति हो गई। एनएफटी में बस यही काम एक तरह से मैंने डिजिटली किया, तो मैंने डिजिटली वो टिकट बनाया और आपको दिया। अब ये क्या है, एनएफटी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हर एक टिकट यूनिक है और वो केवल आपके ही वॉलेट में है। तो अगर आप भी वो किसी को देना चाहोगे तो आप नहीं दे सकते। तो अगर एनएफटी इत्यादि के माध्यम से टिकटों का विक्रय किया जाएगा तो उनका जो ये बार बार जो हम कहते हैं रीसेल जो होती है, रीसेल नहीं हो पाएगी। और दुनिया में बहुत सारे इस तरह के अब कॉन्सर्ट्स हैं। जैसे एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एग्जांपल दिया हुआ था, थाईलैंड में एक वंडर फ्रूट नाम का कॉन्सर्ट होता है जहां बड़े लोग पहुंचते हैं। थाईलैंड का एक वंडर फ्रूट नाम का कॉन्सर्ट होता है। इसके अलावा एक जो दुनिया में बड़ा मशहूर कोचेला नाम का एक कॉन्सर्ट होता है जहां पर पहली बार भारत से किसी आर्टिस्ट ने इस बार परफॉर्म किया था, दलजीत दोसांझ ने। तो भाई इन इवेंट्स के टिकट जो हैं अब ये आम टिकट नहीं रह गए, अब ये एनएफटी के माध्यम से ही प्रदान किए जाते हैं ताकि इनके टिकटिंग में इस प्रकार की गड़बड़, इस प्रकार का घोटाला ना हो पाए। तो कुल मिला के इस बात को समझिए कि यार ये जो इंडस्ट्री है, लाइव कॉन्सर्ट की इंडस्ट्री है, ये एक हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये और बढ़ने वाली है। लेकिन इस इंडस्ट्री की जो पारदर्शिता है कि इस इंडस्ट्री में किसी प्रकार का घपला नहीं हो रहा है, इस इंडस्ट्री में जो भाई जिसने टिकट खरीदा है वही प्रयोग कर रहा है, और जो जेन्युइन म्यूजिक लवर है भाई, जो वास्तविकता में शो अटेंड करना चाहता है, उसको यह अवसर मिल रहा है कि वो टिकट खरीद पाए, ये इसकी जो पारदर्शिता है ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है,
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है वो आ रहा है कल से, कल शाम 6 बजे से 27 तारीख को शाम 6 बजे से आप एजे लाइव कोड लगा के 30,999 में जुड़ सकते हैं। और अगर आप 2025 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं तो हमारा लास्ट बैच आ रहा है 2025 के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद 2025 के लिए बैच नहीं आएगा। 30 तारीख को शुरू हो रहा है, एजे लाइव कोड लगा के 21,499 में आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपको बैच सूटेबल लगता है, एजे लाइव कोड लगा के उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।